नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजस्थान के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था साथियों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान की कृषि यानी प्रोस्पेक्ट्स इन राजस्थान इन एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। अभी तक का आपने मेरे YouTube चैनल आरजे चांदा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, अब अपने चैप्टर पर चलते हैं। यानी अपन पढ़ रहे हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बारे में। देखिए, कृषि परिदृश्य के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कृषि और उसके रेलेवेंट्स जो एरिया क्षेत्र है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से कृषि गतिविधियों में क्या क्या होती है। एक तो होती है फसल, दूसरा पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य शामिल होता है। यानी ये चार चीजें शामिल होती है। फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य शामिल है। जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। यानी राजस्थान में मुख्यतः कृषि वर्षा पर आधारित होती है, इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलंब से आता है एवं जल्द ही वापसी चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्तता कम एवं अनिश्चित रहती है। राज्य में भूमिगत जल स्तर से तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं संबंध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रमुख योगदान रहा है। अब बात करते हैं साथियों के स्थिर तथा प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीएसबीए तथा वृद्धि दर क्या है। दोस्तों, ये याद रखें आप। यानी 21-22 पे यदि जीएसबी देखा जाए प्रचलित कीमत पर तो 3.33 लाख करोड़ था, और 22-23 पर जीएसबी देखा जाए तो 3.79 लाख करोड़ था। यानी 13.84% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमत पर देखें तो 1.98 लाख करोड़ था, और 22-23 वर्ष में 2.09 लाख करोड़ यानी 5.22% की वृद्धि दर्ज की गई। अब अगला साथियों, कृषि एवं संबंध क्षेत्र के 4 उपक्षेत्र होते हैं। यानी कृषि और उसके रिलेवेंट जो एरियाज होता है, क्षेत्र होता है, उसके 4 उपक्षेत्र होते हैं। पहला तो होता है पशुधन। एंड पशुधन भी एक कृषि के अंतर्गत होता है। फसल भी होती है, उसमें वानिकी भी होती है, तो मत्स्य पालन भी होता है। यानी इन चारों चीज़ों को मिला के कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। यानी मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब साथियों, बात करते हैं इन चारों के बारे में। पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य पालन की प्रचलित कीमत पर तो क्या प्रतिशत था इनका, तथा स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में क्या प्रतिशत रहा था, क्या योगदान रहा था राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। देखिए साथियों, प्रचलित कीमतों पर 22-23 में पशुधन से 46.41% का योगदान था, फसल से 46% का था, वानिकी से 7.20% का था, तथा मत्स्य पालन से ओनली 0.39% था। और अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पर वर्ष 22-23 में पशुधन का अनुपात कितना, 3.91% था, फसल का 6.39% था, वानिकी का 5.18% था, और मत्स्य पालन का 17.65% योगदान था। यानी स्थिर कीमतों पर वृद्धि 5.22% रही थी। अब आगे बात करते हैं साथियों कृषि उत्पादन के बारे में। यानी कृषि उत्पादन क्या है। राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। यानी राज्य में पानी की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। राजस्थान राज्य एक सूखाग्रस्त राज्य की श्रेणी में आता है। खरीफ फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं है, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षों के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है। अब साथियों, बात करते हैं कुल खाद्यान्न। जो खाद्यान्न का उत्पादन है
वो कितना हुआ 21-22 में, 22-23 में कितना हुआ, क्या वृद्धि दर रही, और उसमें खरीफ उत्पादन कितना रहा, रबी खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, ये देखते हैं। यानी 21-22 में कुल उत्पादन यानी 231.52 LMT यानी लाख मैट्रिक टन। LMT का मतलब होता है साथियों, LMT की फुल फॉर्म है, LMT की फुल फॉर्म है लाख मैट्रिक टन, याद रखें। 231.52 LMT हुआ था तथा 22-23 वर्ष में 253.99 LMT यानी 9.71% की वृद्धि हुई थी। कुल खाद्यान्न की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं खरीफ खाद्यान्न की। 85.82 LMT था और 22-23 में 97.98 LMT था यानी 14.70% की वृद्धि हुई है। और रबी खाद्यान्न के उत्पादन में 145.70 LMT था 21-22 में, 22-23 में 156.01 LMT यानी लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ, यानी इसमें 7.08% की वृद्धि दर्ज की गई। अब साथियों बात करते हैं कपास उत्पादन की। यानी कपास उत्पादन 21-22 में 24.82 लाख गांठें हुई थी और 22-23 में 25.53 लाख गांठें हुई थी, यानी वृद्धि दर थी 22-23 में 2.86%। तो दोस्तों एक गांठ का मतलब 170 किलो की गांठ होती है, यानी एक गांठ होती है वो 170 किलो की होती है, यानी कपास की एक गांठ 170 किलो की होती है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले एक गांठ कितने किलो की होती है, तो एक गांठ 170 किलो की होती है। अब आगे चलते हैं साथियों, खाद्यान्न उत्पादन एक नज़र में देखते हैं। यानी जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है यानी किन किन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जैसे अनाज का कितना हुआ, दलहन का कितना हुआ, तिलहन का, गन्ना, कपास का, ये देख रहे हैं अपन। देखिए 22-23 की बात कर रहे हैं, यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 LMT यानी लाख मैट्रिक टन, यानी इसमें पिछले वर्ष 21-22 की तुलना में 9.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। अनाज उत्पादन में देखें तो 206.57 LMT हुआ, यानी 8.15% की वृद्धि दर्ज की गई। दलहन के उत्पादन में 47.42 LMT था, 17.02% की वृद्धि दर्ज की गई। तिलहन 99.78 LMT था, यानी -2.82% की नकारात्मक वृद्धि हुई, यानी माइनस हुआ, ऋणात्मक वृद्धि हुई। गन्ने की 2.18 LMT यानी नकारात्मक -32.09% की वृद्धि दर्ज हुई। कपास के अंतर्गत 25.53 लाख गांठें का उत्पादन हुआ, मतलब 2.86% की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एग्जाम में चांसेज ऐसे क्वेश्चन हो तो लगभग कम ही लगता है, लेकिन फिर भी एक बार आप बेसिकली अच्छी तरह से देख लें, आने के चांसेस तो कम ही मानता हूँ मैं इन चीज़ों का। और एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते, आ सकते हैं, फिर भी आपको देखना है, एक बार इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं राजस्थान में भूमि जोतों की, यानी कृषि गणना। यानी कृषि गणना 2015-16 के अनुसार यह 10वीं कृषि गणना थी, यानी 2015-16 में जो गणना हुई थी वह 10वीं कृषि गणना थी, याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं जोत का प्रारूप। यानी जोत 5 प्रकार की होती है, तो सीमांत होती है, एक लघु होती है, एक अर्ध मध्यम होती है, मध्यम होती है, तो वृहत होती है। यानी प्रतिशत कितना है इनका, देखिए सीमांत का 1 हेक्टेयर से कम होता है उसका 40.12% है, यानी सीमांत काश्तकार है वे राजस्थान के अंतर्गत 40.12% है। लघु है 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है, यानी 21.9% आदमी लघु किसान है। अर्ध मध्यम 2 से 4 तक होती है, यानी 18-18.5% अर्ध मध्यम भूमि जोत वाले किसान हैं। तो मध्यम वाले 4 से 10 यानी 4 से 10 हेक्टेयर तक होता है, यानी 17.72% ये है। और व्रत के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक जो भी कृषि जोतें होती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है, यानी व्रत जोत के अंतर्गत केवल 4.65% ही अनुपात है, यानी सबसे ज़्यादा सीमांत कृषकों का अनुपात जोतों में पाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों आगे मानसून। देखिए खेती हमेशा बारिश के माध्यम से होती है, खेती के लिए जल की अति आवश्यकता होती है, लेकिन राजस्थान
के अंतर्गत पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण से राजस्थान के अंतर्गत खेती मानसून का जुआ होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मानसून की। राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जो प्राकृतिक रूप से अनियमित है तथा मानसून की अवधि भी कम है। यानी राजस्थान के अंतर्गत मानसून की अवधि भी सामान्यतः अन्य राज्यों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि इसकी जो अरावली पर्वतमाला है वो जो मानसून आता है उसके समानांतर है। इस कारण से राजस्थान में वर्षा का अभाव पाया जाता है। अस्थिर मौसम की स्थिति एवं अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की प्रवृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि अभी 2022 में राज्य में मानसून 5 दिन पूर्व यानी 10 जून से आरंभ होकर जुलाई 22 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ था। अब बात करते हैं विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान। दोस्तों याद रखें, इम्पोर्टेंट है। यानी विभिन्न कृषि फसलों के अंतर्गत राजस्थान का स्थान कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड है। देखिए, वर्ष 2020-21 यानी वर्ष 2020-21 में राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन एवं गंवार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। यानी बाजरे का, सरसों का, पोषक अनाज का, तिलहन एवं गंवार फसलों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर था। कुल दलहन एवं मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर था। दलहन और मूंगफली के उत्पादन पर द्वितीय स्थान पर एवं चना, ज्वार एवं सोयाबीन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। साथियों याद रखें। अब अगला बात करते हैं कृषि जलवायवीय क्षेत्रवार मुख्य फसलें। यानी राज्य की उत्तरी पश्चिमी यानी जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भाग है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय है। यानी दोस्तों, यानी राजस्थान का जो रेगिस्तान है, कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग घेरता है तथा वहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जो वर्षा पर निर्भर है, राज्य का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है, उपजाऊ है। राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोस्तों याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि राजस्थान राज्य को जलवायु के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कितने में किया गया है, 10 में। अब बात करते हैं दोस्तों कृषि बजट 22-23 के बारे में। यानी जो कृषि बजट पेश हुआ था अलग से पहली बार, वो 22-23 के अंतर्गत देख रहे हैं उनको क्या क्या घोषणाएं हुई थी। राज्य में पहली बार प्रत्यक्ष से, यानी ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहली बार अलग से कृषि बजट कब से पेश हुआ, कौन से वित्तीय वर्ष से हुआ। तो वित्तीय वर्ष 22-23 से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पहली बार अलग से कृषि बजट को पेश किया गया था। अब बात करते हैं साथियों कि राज्य में पहली बार प्रत्यक्ष कृषि बजट को समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया। यानी समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान लोगों के साथ विचार के साथ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 22-23 के लिए कुल कृषि बजट का प्रावधान 78,938.68 करोड़ था। दोस्तों याद रखें कि कुल कृषि बजट कितना था, 78,938.68 करोड़ था। अब बात करते हैं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम क्या क्या हैं। यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की गई है, जिससे किसानों का उत्थान हो, किसानों की आय में वृद्धि हो। वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं उनका अपन अब विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे। देखिए साथियों, पढ़ते हैं आगे। अरे पहला है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। यानी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, यानी यह योजना 2017-18 में 3 कृषि जलवायु खंडों में यथा कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर, यानी 3 कृषि जलवायु खंडों में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में लागू की गई थी। दोस्तों याद रखना
कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना सर्वप्रथम 17-18 में 3 कृषि जलवायु खंडों में कोटा में, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में लागू की गई थी। यानी कोटा में, भीलवाड़ा और उदयपुर में लागू की गई थी। अब इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसके उद्देश्य क्या क्या है साथियों, देखो। कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। यानी कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2018-19 से, यानी वर्ष 2018-19 से यह योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों, जब ये लागू हुई थी 17-18 में, जब उस टाइम पे 3 कृषि खंडों में लागू थी, लेकिन 17-18 के बजट में इसका दायरा बढ़ाकर संपूर्ण राजस्थान के 10 कृषि जलवायु के खंडों में क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जा रहा है। अब अगला है महिला प्रशिक्षण। यानी ग्राम पंचायत पर महिला कृषकों के लिए, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि 3,000 रुपये का देने का प्रावधान है। यानी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 30 महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करवाया जाता है। उनको उस ट्रेनिंग के दौरान 3,000 रुपये देने का प्रावधान राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं अगली योजना के साथियों, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। यानी जो आवारा पशु होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अब देखिए, आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व्यक्तिगत कृषक व कृषक समूह के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइलसीड्स NFSM के अंतर्गत तारबंदी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अब दोस्तों, क्या तो इसका क्राइटेरिया है, कितना राशि मिलता है देखते हैं। यानी लघु एवं सीमांत कृषकों को, यानी जो लघु एवं सीमांत कृषक है उनको अनुदान लागत यानी कॉस्ट का, यानी लागत का 60% या 48,000 रुपये, यानी ज़्यादा 48 मैक्सिमम 48 मिलेंगे, या लागत का 60% इनमें से जो भी कम हो वो राशि प्रदान की जाएगी। अन्य किसानों को, यदि लघु और सीमांत किसानों के अलावा जो अन्य किसान हैं उनको लागत का 50% या मैक्सिमम 40,000, इनमें से इन दोनों में से जो भी कम हो वह राशि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जाएगी, यानी तारबंदी फसल बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत। अब साथियों बात करते हैं अगला, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। यानी राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन की घोषणा, यानी बजट 22-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। यानी इसके अंतर्गत प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों, यानी कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख ऐसे भूमिहीन श्रमिक हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है, को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 प्रति परिवार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। योजना पर शुरुआत में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन यानी प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं साथियों, अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सेफ्टी मिशन NFSM, यानी आरंभ वर्ष 2007-08, यानी वर्ष 2007-08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया गया है। इसमें दोस्तों याद रखें, वित्त पोषण अनुपात, यानी जो वित्तीय अनुपात होता है वो केंद्र एवं राज्य का 6:4 यानी 3:2 के अंतर्गत होता है। अब अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना का शुभारंभ 2007-08 में किया गया था। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इस योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संगठन विभाग एक्सेट्रा के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु सहायता दी जा रही है। यानी इस योजना के अंतर्गत कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन कर रहा है, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और जो कृषि यूनिवर्सिटीज होती है उनमें सहायता दी जा रही है।
अब इनमें वित्त पोषण अनुपात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 6 है और स्टेट गवर्नमेंट का 2 है, यानी 4, यानी 3:2 के अनुपात में वित्त पोषण का कार्य किया जाता है। अगली योजना साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ 2015, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना 2015 में आरंभ की गई थी। इसकी नोडल एजेंसी उद्यानिकी विभाग होता है। वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार 60% देती है तथा राज्य सरकार 40% अनुदान देती है। उद्देश्य है हर खेत को पानी की उपलब्धता प्रोवाइड करवाना, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। अगली योजना है साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY खरीफ 2016 से आरंभ की गई, यानी खरीफ की फसल के समय 2016 से प्रारंभ की गई थी योजना। इस योजना में खाद्यान्न फसलों जैसे अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषकों से क्या इस योजना के अंतर्गत क्या प्रीमियम लिया जाता है? यदि उनकी फसल में किसी प्रकार की ओलावृष्टि, मौसम खराब होना, अचानक कोई समस्या जो फसल को नुकसान कर दे, बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, ओले गिर जाए, अन्य कई रीजन्स होते हैं जिनसे कि किसानों को फसल का बीमा करवाने पर उनको क्लेम देय होता है। तो इसके लिए ये कार्य बैंकों द्वारा किए जाते हैं, बीमा का कार्य। अब कितना % प्रीमियम राशि जमा करानी होती है? देखिए, रबी के अंतर्गत 1.5% प्रीमियम राशि जमा करानी होती है, तथा खरीफ के अंतर्गत 2% राशि जमा करानी होती है। और जो व्यापारिक फसलें होती है, बागवानी होती है, जैसे व्यापारिक फसलों में चाय, कॉफ़ी ये हो गया और बागवानी है, इनके अंतर्गत 5% प्रीमियम राशि देय होती है। अब अगली योजना साथियों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखिए, इम्पोर्टेंट है, याद रखें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वित की गई है। यानी जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वित की गई है। जैसे यथा जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर, चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर एंड श्रीगंगानगर जिलों में, यानी 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू किया गया है। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। अगली है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, यानी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। यानी इस योजना के अंतर्गत कृषि विपणन सहित, यानी कृषि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में, यानी जो कृषि कार्य के दौरान अगर किसी किसान को दुर्घटना के मामले में दुर्घटना हो जाती है या आंशिक चोट पहुंचती है, में कृषकों को, खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यानी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कृषि कार्य के दौरान अगर किसी भी किसान को कोई दुर्घटना में एक हाथ पैर की हानि, हाथ टूटना, पैर टूट जाना या अपंग हो जाना आंशिक रूप से, तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगली योजना है साथियों, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। साथियों इम्पोर्टेंट है, ये योजना याद रखें कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 राजस्थान सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, यानी 12 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। यानी इस योजना को लॉन्च 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। अब देखते हैं साथियों इसकी विशेषताएं क्या क्या है। यानी समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि के उपाय करना, राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। ये कार्य राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किए जाते हैं।
अब साथियों अगली योजना है कृषक कल्याण कोष का गठन। यानी कृषक कल्याण कोष का गठन किसानों को व्यापार एवं खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए 1000 करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। साथियों एग्जाम का क्वेश्चन पूछ ले कि कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था, तो 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। इसकी आरंभिक पूंजी का प्रावधान कितना किया गया था, यानी कृषक कल्याण कोष का गठन के समय 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन PMFME यानी भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। यानी भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित क्षेत्र हैं उनके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए यह शुरू किया गया है। राज्य में इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। यानी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी होता है तथा इसका वित्त पोषण अनुपात यानी केंद्र सरकार का अनुपात 6 अनुपात और राज्य सरकार का 4 अनुपात होता है। यानी 3:2 के अंतर्गत इनका वित्त पोषण का अनुपात होता है। अब बात करते हैं साथियों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के बारे में। दोस्तों यह बहुत बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना के नर्मदा नहर परियोजना है, उनके पश्चात यह योजना राजस्थान के 13 जिलों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक इस योजना की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई है। वो राजनीतिक इशू है। अपन तो अपने सब्जेक्ट के रिलेवेंट के रिगार्डिंग अध्ययन करेंगे। देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यानी राजस्थान प्रदेश की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी जैसे बेसिनों कुन्नू, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सील, गंभीरी इत्यादि नदी बेसिनों में जल अपवर्तन यानी जल को अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष यानी कितने जिलों में योजना है दोस्तों याद रखें, यानी ERCP राजस्थान के 13 जिलों के अंतर्गत वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2.0 यानी 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। यानी ये राजस्थान की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी अभी जल्दी ही इसका शुभारंभ होने के चांसेस हैं। अगली योजना है साथियों राजीव गांधी जल संचय योजना। इसका आरंभ साथियों 2019 में किया गया था। इसके क्या क्या मेजर उद्देश्य हैं, यानी राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करना। यानी राज्य के अंतर्गत जो वर्षा जल होता है उसका संग्रहण करना और तथा उसका संरक्षण करना तथा उस जल का अधिकतम न्यायोचित तरीके से उपयोग करने का कार्य करना है। और इसका प्रशासनिक विभाग होता है राजीव गांधी जल संचय योजना का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो साथियों बात करते हैं अगली योजना की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक व केंद्र सरकार द्वारा यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक व सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 100% अनुदान यानी वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के 100% अनुदान द्वारा वित्त पोषित है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगाया जाता है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 16 से यानी इस परियोजना की अवधि वर्ष 2016 से लेकर 2024 तक है। यानी 2024 तक है। इसका नोडल विभाग जल संसाधन एवं भूजल विभाग सहयोगी विभाग है। अब बात करते हैं साथियों अगले की, यानी एक राज्य भंडारण निगम होता है ना, राज्य भंडारण निगम।
मुख्य कार्य क्या होता है राज्य भंडारण निगम के? यानी किसानों, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है यानी सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थाओं के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र, अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के भंडारण हेतु राज्य में गोदामों एवं भंडारण घरों का निर्माण करना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसान होते हैं उनके माल की सुरक्षा के लिए उनके माल का भंडारण करने हेतु गोदामों की स्थापना का कार्य करना होता है। अब राजस्थान में वर्तमान में लगभग यानी वर्तमान में 93 यानी वर्तमान में 93 भंडारण केंद्र संचालित है। यानी कितने हैं? 93 केंद्र संचालित है। अब दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान की खेती मिश्रित खेती होती है, उसके अंतर्गत पशुपालन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी पशुपालन का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है खेती के अंतर्गत। अब साथियों अध्ययन करते हैं कि पशु गणना 2019 के अनुसार, यानी जो लेटेस्ट पशु गणना हुई थी राजस्थान के अंतर्गत 2019 में हुई थी, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य में कुल कितना लाख पशुधन है, यानी 568.0 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट यानी मुर्गियां हैं। देश में कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में उपलब्ध है। यानी जो देश में कुल पशुधन है यानी कुल पशु है उनका अकेला राजस्थान 10.60% हिस्सा रखता है। यानी कुल पशुओं का 10.60% पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। और जिनमें से देखें साथियों, राजस्थान में देश का 7.24% तो गोवंश, यानी जो गायें हैं वो राजस्थान में देश की 7.24% पाई जाती है। 12.47% भैंसें पाई जाती है। 14% बकरियां पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। 10.64% भेड़ें होती है तथा 84.43% ऊँट उपलब्ध है। यानी राजस्थान सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत ऊँटों की उपलब्धता राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। अब बात करते हैं साथियों कि वर्ष 2022-23 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या क्या थे, देखते हैं। पहला तो था कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, यानी इसके अंतर्गत पशुपालकों को नियमित लाभान्वित किया जा रहा है। पशुओं के उपचार हेतु 138 प्रकार की औषधियाँ, टीके, 20 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। अब अगला है साथियों राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा है। यानी जो वित्त अनुपात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6 अनुपात, राज्य द्वारा 4 अनुपात यानी 3:2 के अंतर्गत वित्त पोषण अनुपात राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। यह परियोजना वर्तमान में राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, राजसमंद, चित्तौड़, चूरू, सिरोही एवं कुचामन सिटी यानी नागौर जिलों में संचालित है। यानी यह योजना इन जिलों में संचालित है तथा नाथद्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है। यानी नाथद्वारा राजस्थान में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है। तो देखिए साथियों, आपका मैंने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ये चैप्टर पूरा करवा दिया है। यानी मैंने बेसिक फीचर आपको बता दिए, एग्रीकल्चर के बारे में, राजस्थान के बारे में बता दिया। अब हम अगला अध्ययन करेंगे इंडस्ट्री यानी उद्योगों के बारे में। राजस्थान में उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके तत्पश्चात हम टूरिज्म यानी पर्यटन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात राजस्थान की अर्थव्यवस्था का चैप्टर पूरे हो जाएंगे। उसके पश्चात हम भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी का कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं रोजाना का 1 या 2 वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो दोस्तों किसी प्रकार का आपकी कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में
या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि मैं मेरी कुछ कमियाँ अगर हो आपको लगे तो मुझे बताएं, मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।